हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार जैक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मॉडल नोटिफिकेशन में जो पीए के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल नोटिफिकेशन निकला था, उसमें जो फॉर्म भरना है, यानी कि जो लोग एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड से पीए का एग्ज़ाम भरने वाले हैं, उनके लिए जो फॉर्म दिया गया था मॉडल नोटिफिकेशन में, उसको किस तरीके से भरना है, इसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी GDS2 पीए एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसका जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है और किन चीज़ों को याद रखना है, उसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अब करेंगे हम लोग चर्चा कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड से लेके जो पीए का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में जानेंगे। तो मॉडल नोटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो सर्किल वाइज नोटिफिकेशन निकलना है, वो 24 जून को निकलेगा। और उसके लिए जो लास्ट डेट है रिसिप्ट फॉर्म की, यानी कि आपको फॉर्म भरने होंगे 24 के बाद से, और आपको 24 के बाद से लेकर के 15/7/2022 से पहले आप लोगों को ये जो फॉर्म है वो डिवीजनल ऑफिस में या जो भी आपका कंट्रोलिंग यूनिट है वहाँ पर आपको जमा कराने होंगे। उसके बाद में ये फॉर्म है वो 19/7/2022 तक पहुँच जाएंगे रीजनल ऑफिस में, और उसके बाद में 22/7/2022 में पहुँच जाएंगे साथ सर्किल ऑफिस में। यानी कि 22 जुलाई तक ये फॉर्म कंप्लीट होकर आपका सर्किल ऑफिस पहुँच जाएगा। उसके बाद में 1 अगस्त 2022 को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और 7 अगस्त 2022 को जो एग्ज़ाम संभावित है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट जो पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंटिन्यू होंगे, दोनों 10 बजे से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो वैकेंसी है आपका, यानी कि जो पेपर है, पेपर में सिंपली क्या करना है आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो टाइमिंग है वो एक साथ रखी जाएगी, और आपको 5 से 10 मिनट का समय मिलेगा, और उसमें जो पेपर और जो आंसर की है वो एक्शंस की जाएंगी। तो सिंपली आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे रहना है, आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है वैकेंसीज़ के बारे में। तो जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी सर्किल वाइज आपको निकाली जाएंगी या फिर बाद में आपको कन्वे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस साल इसी में चेंज हुआ था, यानी कि जो लोग 17/6/2022 से पहले वाले जो लोगों ने GDS में ज्वाइन किया है, उनको GDS2 पीए के एग्ज़ाम के लिए 5 ईयर की सर्विस रिक्वायर्ड है। और जो लोग 17 जून 2022 के बाद में जो लोग GDS बनने वाले या जो नई भर्ती में GDS बनेंगे, उनके लिए GDS2 पीए 8 साल हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो लेवल 3 है, लेवल 2 है और लेवल 1 है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं कि उनको कब कब एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 में कौन कौन आते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ दे देंगे, या फिर आप लोग इस चैनल में देख सकते हो। लास्ट 2 से 3 वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। लेवल 3 में जो लोग हैं वो लेवल 3 वाले जो लोग हैं वो बेसिकली पोस्टमैन और मेल गार्ड आते हैं उसमें, और वहाँ से आपको, यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड से आपको पीए का एग्ज़ाम फिल करना है। तो आपको डिपार्टमेंट में 3 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, और जो 3 ईयर कंप्लीट करने का जो समय है वो है 1/1/2022। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने ज्वाइन किया है, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो भी है, उसमें सिंपली आपको 4 ऐड करना है। 4 ऐड क्यों करना है, अगर किसी ने 1 जनवरी 2019 में ही ज्वाइन किया है तो उनको सिंपली 3 ऐड करना है, तो वो लोग 1 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वहीं 1 जनवरी के अलावा जो लोग 2 जनवरी को भी ज्वाइन किए हैं ना, उनको सिंपली क्या करना है, अपनी सर्विस में 4 जोड़ना होगा। 4 जोड़ने से मतलब क्या है कि उनको मौका 4 साल बाद बैठने का मिलेगा एग्ज़ाम में। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसमें सिंपली आपको 4 जोड़ना है। जो भी ईयर आपकी आएगी तब आप लोग उस ईयर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कोई 2014 में किसी ने ज्वाइन किया है तो सिंपली 2014 में 1 जनवरी के बाद किसी ने ज्वाइन किया है 2014 में, तो वो सिंपली 4 ऐड करेंगे, यानी कि 2018 के एग्ज़ाम में वो लोग बैठ सकते हैं। वहीं किसी ने 2020 में अगर ज्वाइन किया है तो वो सिंपली 4 जोड़ेंगे और वो 2024 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि जो भी आपका लेवल है, जितनी भी आपसे सर्विस रिक्वायर्ड है, जितनी भी सर्विस आपसे मांगी गई है, उसमें सिंपली क्या करना है, उसमें +1 करना है। जैसे लेवल 3 में
3 ईयर का समय मांगा गया है। सिंपली उसमें 1 जोड़ना है। और जब भी आपने ज्वाइन किया है, जैसे किसी ने 2019 में ज्वाइन किया है, 1 जनवरी 2019 के बाद में किसी ने ज्वाइन किया है, तो सिंपली वो 2023 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जो लोग 2018 वाले हैं, 2018 वाले हैं, यानी कि जिन लोगों ने 2018 में ज्वाइनिंग की है, वो लोग इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठेंगे, L3 वाले जो भी हैं। सिंपली जो लोग L1 या L2 से प्रमोट होकर के L3 में आए हैं, तो उनका जो सर्विस टाइमिंग है वो L1, L2 और L3 में अगर टोटल 5 ईयर का हो जाता है, तो वो लोग भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उनको सिंपली क्या करना है, जिस ईयर वो प्रमोट हुए थे, यानी कि L1 में अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति L1 में 2018 में था, यानी कि 1 जनवरी 2018 के बाद अगर किसी ने L1 में ज्वाइन किया है, तो उसमें सिंपली क्या करना है, 5 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे। तो ये लोग कब बैठेंगे, एलिजिबल कब होंगे, तो ये सिंपली 2024 में एलिजिबल होंगे। वहीं किसी ने 2016 में अगर किसी ने L1 में ज्वाइन किया था, +5 करेंगे +1 करेंगे, यानी कि वो लोग 2022 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो जिन लोगों ने 2016 में ज्वाइन किया है, वो लोग इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यानी कि L1 + L2 + L3 में 5 ईयर की सर्विस होनी ही चाहिए। वहीं सिंपली दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में है कि अगर किसी ने L1 और L2 में जॉब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति L2 में है और L2 से जाने का जो समय है वो L1 को भी प्लस करेंगे और वो समय है 5 ईयर का। यानी कि अगर किसी ने L1 में थे और L2 में आ गए हैं, तो उनको 5 ईयर का समय ऐड करना होगा अपनी सर्विस में। सिंपली कैसे करना है कि जो भी व्यक्ति 2016 में था, उसको सिंपली 5 जोड़ना है प्लस 1 जोड़ना है, तो वो लोग 2022 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये रहा सिंपली आपको कैलकुलेट करने का तरीका। जो लोग L1 में हैं, उनको सिंपली L1 की सर्विस में 5 ईयर जोड़ना है, यानी कि 2016 वाले जो भी लोग हैं वो 5 ईयर + 1 ईयर करेंगे, तो उनका 2022 के एग्ज़ाम में वो लोग बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, सर्विस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। जो लोग 2018 में ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने L3 में जिन्होंने 2018 में ज्वाइन किया है, वो लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी कि जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्ज़ाम में 2018 में बैठे थे, वो लोग इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वहीं सिंपली जिन लोगों ने L1 या L2 में ज्वाइनिंग की थी और वो L3 में आ गए हैं, तो वो 2016 में उन्होंने अगर ज्वाइनिंग की है, तो वो लोग इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वहीं सिंपली जो लोग L2 में हैं या L1 से L2 में आए हैं, उनको भी 2016 वाले जो भी लोग हैं वो इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वहीं अगर किसी ने L1 में ही ज्वाइन किया है और उनको 2016 में L1 में ज्वाइन किया है, तो वो लोग भी 2016 वाले अगर हैं, तो वो लोग भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सिंपली समझ में आया, और इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। जो लोग L3 में हैं, 2018 में इन्होंने ज्वाइनिंग की है L3 वालों ने, तो वो लोग PA के एग्ज़ाम में इस साल बैठ सकते हैं। जिन लोगों ने L1 या L2 से प्रमोट होकर के L3 में आए हैं, वो लोग 2016 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो लोग L1 में हैं या L1 से L2 में गए हैं, 2016 की अगर उनकी ज्वाइनिंग है, तो वो भी इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जो लोग L1 में हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 2016 की है, वो भी इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में आ गया आपका। सिंपली कैटेगरी नंबर B की बात करें, कैटेगरी नंबर 2 में सिंपली दिया हुआ है कि अगर कोई L1 में है या L2 में है या L3 में है और वो GDS से इन कैटेगरीज में गया है, तो उनको रेगुलर 8 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने L1, L2, L3 + GDS में 8 साल की सर्विस कर ली है, तो वो लोग भी इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ईयर की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति ने GDS में 2013 में ज्वाइन किया था, GDS में 2013 में ज्वाइन किया था, वो लोग चाहे भले ही वो GDS में हो, चाहे वो GDS से L1, L2 या L3 में चले गए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष में गए हों, वो लोग इस ईयर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जो लोग 17 जून 2022 से पहले GDS हैं और उनको PA का एग्ज़ाम देना है, तो वो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था
ऐसे लोग जिन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था वो GDS में ही है और 17 जून 2016 से पहले उनकी ज्वाइनिंग है, 17 जून 2022 से पहले अगर उनकी ज्वाइनिंग है, 2016 में अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो GDS में ही है, तो वो लोग GDS to PA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि GDS to PA की एग्ज़ाम की जो क्राइटेरिया है वो 5 साल रखी गई है जिन्होंने 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन किया है। तो 17 जून 2022 से 5 साल पहले की बात करें तो हम लोग किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एलिजिबिलिटी के लिए क्रूशियल डेट है वो 1 जनवरी 2022 है, इसे हम लोगों ने देख लिया है। कैटेगरी ए और बी में भी देख लिया कौन कौन से लोग हैं। थोड़ा सा प्रेफरेंस को भी हमें याद रखना है कि किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो लोग कैटेगरी ए में हैं उन्हें पहले लिया जाएगा और कैटेगरी बी से तभी लिया जाएगा जब कैटेगरी ए में सफिशिएंट एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे, उसी कंडीशंस में ही कैटेगरी बी का जो विचार है वो किया जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो L1, L2, L3 प्लस GDS में जिनको 8 साल हो जाएंगी 1/1/2022 को, इनका कब प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको सिर्फ और सिर्फ तभी प्रेफरेंस दी जाएगी जब कैटेगरी ए में एलिजिबल कैंडिडेट्स की कमी होगी उस कंडीशन में। तो ये भी आपको साफ साफ क्लियर बता दिया गया है। नेक्स्ट पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस आप लोगों का वही है पुराना वाला। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपका सर्कल या रीजन हेडक्वार्टर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जानते हैं फॉर्म को किस तरीके से भरना है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। पर्टिकुलर्स और डिटेल्स की बात करें तो आपको फॉर्म है वो ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है और सबसे पहले कैटेगरी में डालना है। कॉलम नंबर 1 में है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि सिंपली इसमें आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद में आपको जेंडर लिखना है, पुरुषों के लिए मेल है और महिलाओं के लिए फीमेल है, और एक और इसमें कैटेगरी है वो है ट्रांसजेंडर की। नेक्स्ट में भरना है डेजिग्नेशन, यानी कि आप लोग किस पद पर हो, यानी कि अगर आप लोग L1 में हो, L2 में हो या L3 में हो, या सिंपली L1, L2 और L3 में आप किस पोस्ट पर हो, आप MTS के पोस्ट पर हो, या आप लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड के पोस्ट पर हो, या आप लोग डिस्पैच राइटर, या जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको अपना पद लिखना है 3 नंबर के कॉलम में। उसके बाद में नेम ऑफ द डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न या अपना यूनिट का नाम लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी जो जन्म तिथि या जन्म दिनांक है वो कितनी है वो लिखना है। और इसी के साथ साथ में इस फॉर्म के साथ साथ जो भी आपका फॉर्म जो लोग आप भरोगे इसके साथ में आपको 10th की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है और उस फोटोकॉपी पर आपको अपने सिग्नेचर भी करके देने होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में है कैटेगरी। कैटेगरी में है कि जनरल के लिए है अनरिजर्व, और उसके बाद में कैटेगरीज हैं SC और ST। पॉइंट नंबर 7 में है कि जो लोग डिसेबिलिटी वाले हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, यानी कि अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड या अन्य तरीके से हैंडीकैप्ड है तो उसको अपना यहाँ पे फॉर्म में यस लिखना है और उसके साथ साथ में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको इसके फॉर्म के साथ में लगा के देने हैं। नेक्स्ट 8 में क्या भरना है, डेट ऑफ एंट्री इन द डिपार्टमेंट, यानी कि आप लोग विभाग में कब आए हो वो भरना है। आप लोग किस कैडर में हो, L1, L2 या L3 में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप लोगों ने डिपार्टमेंट में एंट्री कब ली थी वो भरना है। 9 नंबर के पॉइंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड सब्सटेंशियली, यानी कि आप लोगों ने कौन सी पोस्ट किस लेवल में कब से कब तक थे, आपको ये भरना है सिंपली। तो क्या भरना है कि L1 में आप लोग आपकी क्या पोस्ट थी, आपने कब ज्वाइन किया था और आपने कब तक आप लोग उसमें रहे हो। लेवल 2 में आपने कब ज्वाइन किया था या किस पोस्ट पर थे, तब से लेकर के अब तक की जो डेट है वो लिखनी है। L3 में आपको अपना पोस्ट का नाम लिखना है, कब से आपने ज्वाइन किया है और आप कब तक रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको लेवल के अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर कोई लेवल 1 में MTS के पोस्ट पर है और वो लोग MTS ही है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से लेकर के करंट डेट लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही L2 और L3 में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में डिटेल्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज GDS इफ एनी, यानी कि अगर लोग आप GDS में रहे हो, कब से कब तक रहे हो GDS में और आपने कितना समय GDS में बिताया है वो लिखना है। 11वें नंबर में लिखना है कि टोटल एलिजिबल सर्विस एज ऑन 1/1/22, यानी कि आप लोगों ने 1/1/22 तक आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है, यानी कि आपको
10 साल हो चुके हैं या 20 साल हो चुके हैं, कितना भी है वो आपको भरना है। पहले लिखना है आपको ईयर्स में, फिर मंथ्स बताने हैं, फिर उसके बाद में कितने दिन हो चुके हैं वो लिखना होगा। और उसी के साथ साथ क्या लिखना है आपको, उसी के साथ साथ लिखना है कि टोटल सर्विस इन L1, L2 एंड L3 ऑफ द पे मैट्रिक्स अप टू 1/1/2022 तक आपको L1 में, L2 में या L3 में कितनी सर्विस हो चुकी है, या L1 या L2 में कितनी सर्विस हो चुकी है वो लिखना है। उसी के साथ साथ में आप लोग अगर GDS में रहे हो तो GDS में कब से कब तक रहे हो, कितना आप लोगों ने समय निकाला है, कितने वर्ष रहे हो, कितने महीने या कितने दिन रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको भर के देनी है। कॉलम नंबर 12 में क्या करना है कि आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हो, वेदर एलिजिबल एज कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कैंडिडेट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट पैरा 3 ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी कि आप लोग L1 में थे या L2 में थे या L3 में थे, या यहाँ से आप लोगों ने प्रमोशन लिया है वो आपको भरना है, और कोई GDS से गया है और GDS से L1 या L2 या L3 में गया है और उनकी जो सर्विस है वो 8 साल की हो रही है, तो वो भी आपको भरना है कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी ए में आते हो या आप लोग कैटेगरी बी में आते हो। तो जितने भी लोग GDS से प्रमोट होके गए वो सभी लोग कैटेगरी बी में आते हैं, और जो लोग L1 या L2 या फिलहाल L3 में है, तो जो लोग L1 या L2 से L3 में गए या L2 से L3 में गए या जिन लोगों ने L3 में डायरेक्ट ज्वाइन किया है वो लोग कैटेगरी ए में आएंगे। आपको बताना है कि आप लोग APS में जाना चाहते हो, आर्मी पोस्टल सर्विस में जाना चाहते हो या नहीं। जाना है तो आपको यस लिखना है, नहीं जाना है तो आपको नो लिखना होगा। 14 नंबर कॉलम 14 में कि वेदर एनी पेनल्टीज एंड करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, इफ यस डिटेल्स देयर ऑफ। आपके पास है या आपके ऊपर डिपार्टमेंट में क्या कोई केस चल रहा है, या आपने कोई अनुशासनहीनता की है, या आपको कोई चार्जशीट वगैरह है, वो जो भी डिटेल्स है डिपार्टमेंटल, जो भी आपने गलतियाँ की हैं और उसके लिए आपको दंड दिया गया है, तो उसके बारे में लिखना है। अगर यस अगर आपने किया है तो, अगर नो अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने किया है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी होंगी। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ डेट, यहाँ अपना स्थान का नाम, और ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। ये आपका नहीं है, ये ऑफिस का काम है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो MTS, PA पोस्टमैन और मेलगार्ड से या L1, L2 या L3 या तीनों से मिलकर के प्लस GDS की सर्विस वाले जो भी लोग हैं, अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।